क्वेश्चन था और 2019 में भी आपका कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये जो चैप्टर काफ़ी सिंपल है, इसमें एनसीईआरटी ही आपको रेफर करना है। एनसीईआरटी में जितना अच्छा ये चैप्टर दिया है बायोमोलिक्यूल, उतना अच्छा चैप्टर और किसी भी चैप्टर में नहीं दिया जितना एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को जितने अच्छे से लिखा है बायोमोलिक्यूल्स को। तो स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स में। तो ये जो चैप्टर है आपका, ये बेसिकली दो पार्ट है, इसमें दो पार्ट स्टडी करना है, एक आपका कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा हमारा अमीनो एसिड्स। ठीक, तो दोनों को एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेल में समझते हैं। तो इसका जो ओल्ड डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट का, पुराना डेफिनेशन क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। ठीक, नाम ही इसका ऐसे पड़ा है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। इसको जनरल अगर फॉर्मूला का देखें तो C6H2OY, ठीक है ना, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, इस तरह से कार्बोहाइड्रेट डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल देखें तो ग्लूकोज, यहाँ पे लिखना कुछ भी नहीं है, सब कुछ लिखा है यहाँ पे, ठीक है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कुछ एग्जांपल डिस्कस करें, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, C6, यहाँ से 6 कॉमन ले लिया आपने तो H2O होल 6, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास जो है 6H2O, यहाँ पे एक कार्बन का हाइड्रेट बन रहा है, तो ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। माल्टोज जैसे है C12H22O11, इसका भी डिटेल स्ट्रक्चर भी देखेंगे, ठीक है ना। तो C12H22O11, तो इसमें से 11 कॉमन ले लिया आपने तो बन गया C12H2O11, ठीक। लेकिन इस डेफिनेशन को क्या हम जनरलाइज कर सकते हैं? नहीं। क्यों? जैसे कि एक कार्बोहाइड्रेट है आपका रामनोज, तो इसका अगर आप फॉर्मूला देखें, इसका फॉर्मूला है C6H12O5, तो इसमें से क्या कुछ कॉमन निकलेगा? क्या निकलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इस डेफिनेशन में आप रामनोज को यहाँ पर हम डिफाइन नहीं कर सकते। सो दिस डज नॉट फिट इनटू द डेफिनेशन, ठीक है ना, डेफिनेशन को ये फिट नहीं कर रहा है। तो ये जो आपका रामनोज है, ये C6H12O5 इस डेफिनेशन को ये फिट नहीं करता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से अब लाइट वाला प्रॉब्लम ठीक हो गया है। आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की, जो हम लोग यूज करते हैं, तो पुराना डेफिनेशन है। मॉडर्न डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसको बोलते हैं हम? ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करे, रोटेट कर दे, ठीक है ना, पीपीएल को रोटेट कर दे, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रोक्सी OH ग्रुप को बोलते हैं, तो पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज्यादा OH ग्रुप होने चाहिए, और फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, या तो एल्डिहाइड या फिर क्या होना चाहिए, कीटोन, ठीक। विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस स्मॉलर यूनिट्स ऑफ सच कंपाउंड, ठीक है, जिनको जब हाइड्रोलाइज करें तो वो स्मॉलर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाएं। तो ऐसे कंपाउंड्स हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। जैसे आपको पता होगा, बायोलॉजी में आप पढ़ते भी है, जैसे सुक्रोज है, इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है आपका, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ठीक है ना। तो अभी ये सब ऐसे आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जो सुक्रोज है आपका, कार्बोहाइड्रेट है, इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या होता है, टूट जाता है। तो स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स में टूट जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो डेफिनेशन है, ये सब ध्यान देना, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में दी है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव, एक तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस स्मॉलर यूनिट्स ऑफ सच कंपाउंड्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक ना। अब यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे पहले तो ये कार्बन की संख्या के बेसिस पर 3 तरह से क्लासिफाइड है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, ठीक। मोनोसेकेराइड किसको बोलते हैं? सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग 3 to 8 कार्बन। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें 3 से लेकर 8 कार्बन तक प्रेजेंट हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं? मोनोसेकेराइड्स, which cannot be hydrolyzed further
टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। जैसे इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ये सब आप 8-9 से पढ़ते आ रहे हैं। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, ठीक ना, इतना तो हम सबको पता ही है। तो ये जो आपका C6H12O6 है, इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें 3 से लेकर 8 कार्बन तक हो और जो हाइड्रोलिसिस पर फर्दर ब्रेक ना हो, ठीक है ना, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड्स, ठीक है ना। सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है, ठीक। और जिसके एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, अभी बहुत डिटेल में सब देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये सब इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। अच्छा, दूसरे हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड किसको बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन प्रोड्यूस 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स आफ्टर हाइड्रोलिसिस। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका हाइड्रोलिसिस करे और वो 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस करें, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को आप क्या बोलेंगे? ओलिगोसैकेराइड्स। इसमें सबसे जो कॉमन है और जो हमारे सिलेबस में है वो है डाइसैकेराइड, ठीक। डाइसैकेराइड मतलब कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका आपने हाइड्रोलिसिस किया और कितने मोनोसैकेराइड बन गए? 2, तो उसको डाइसैकेराइड बोलेंगे, ठीक। अगर मान लो किसी कार्बोहाइड्रेट का आपने हाइड्रोलिसिस किया और 3 मोनोसैकेराइड बन गए, तो उसको आप क्या बोलेंगे? ट्राइसैकेराइड, ठीक है ना। अगर 4 मोनोसैकेराइड बन गए तो क्या बोलेंगे? टेट्रासैकेराइड, ठीक। और अगर 10 से भी ज्यादा मोनोसैकेराइड बन गए तब हम क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड, ठीक है ना। तो पॉलीसैकेराइड किसको बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स विच यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। एनसीईआरटी में इतना ही लिखा है, स्टैंडर्ड बुक्स में ग्रेटर देन 10, ठीक है ना। तो 10 से ज्यादा हो आफ्टर हाइड्रोलिसिस, तो ऐसे हम सैकेराइड्स को, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड्स। फॉर एग्जांपल जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है, गम, जेलेटिन, ये सब जो है, ठीक है ना। तो ये सब किस में आ जाते हैं? पॉलीसैकेराइड्स में, जिसमें हमारे सिलेबस में सिर्फ स्टार्च और क्या है? सेलुलोज, इनको पढ़ना है, ठीक। तो 3 तरह के हो गए, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें ध्यान रखना है। एल्डोज, कीटोज, कुछ नाम यूज करेंगे। एल्डोज किसको बोलेंगे? ऐसा कार्बोहाइड्रेट या ऐसा मोनोसैकेराइड जिसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलेंगे? एल्डोज। और ऐसा मोनोसैकेराइड जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलेंगे? कीटोज, ठीक। अच्छा, ऐसा मोनोसैकेराइड जिसमें 3 कार्बन हो उसको ट्रायोज बोलते हैं, जिसमें 4 कार्बन हो उसको टेट्रोज बोलते हैं, जिसमें 5 कार्बन हो उसको पेंटोज, 6 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? हेक्सोस। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, CHO CH2OH, ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज का होता है, CH2OH। अभी इसको और थोड़ा फिशर प्रोजेक्शन में भी देखते हैं, CH2OH, CH होगा सॉरी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका CH आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कार्बन तो टेट्रावेलेंट है ना, तो आपका ये जो CHOH और लास्ट आपका ये आ जाएगा CH2OH, ये आपका ग्लूकोज है, ठीक। इसको अगर इस कन्वेंशन से नाम देना है तो इसको आप क्या नाम देंगे? ठीक है ना। एक तो यहां से दिख रहा है हेक्सोस, सही बताया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन कितने हैं? 6, तो हेक्सोस तो हो ही गया। और इसमें फंक्शनल कौन सा है? एल्डिहाइड, तो इसको बोलेंगे एल्डोहेक्सोस, ठीक ना। क्या बोलेंगे इसको? एल्डोहेक्सोस। अच्छा, इसी तरह से फ्रक्टोज जो होता है, फ्रक्टोज इसका एक आइसोमर है CH2OH, और अभी थोड़े समय में देखेंगे ये इक्विलिब्रियम में होते हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज, ठीक है ना, बेसिक मीडियम में। तो यहाँ पे अपने पास CHOH, यहाँ पे अपने पास CHOH, यहाँ पे अपने पास CHOH, और यहाँ पे आपके पास CH2OH, ठीक। ये फ्रक्टोज है। अब फ्रक्टोज में अगर आपसे कोई पूछता है इस तरह से नाम देना है, ठीक है ना, तो इस तरह से कैसे नाम देंगे आप? तो यहाँ पे 6 कार्बन है तो हेक्सोस तो हो ही जाएगा, और यहाँ पे कीटो आ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कीटो हेक्सोस, ठीक है ना, कीटो हेक्सोस इसका नाम पड़ जाएगा। समझ में है ना? तो ये आप इस तरह से नाम दे लेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो इसमें बस इतना सही था, कुछ टर्म यूज करते हैं एल्डो, कीटो, ट्रायोस, पेंटोस, इस तरह से यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। तो टेस्ट के बेसिस पर ये 2 टाइप के होते हैं, एक आपका शुगर और दूसरा नॉन शुगर। शुगर किसको बोलेंगे? जो टेस्ट में कैसे हो? स्वीट, ठीक है ना। शुगर का टेस्ट आप सब जानते हैं, ठीक है ना। तो जो स्वीट हो और वाटर में कैसा हो? सॉल्युबल। तो ये आपका जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, लैक्टोज या सुक्रोज, ठीक ना, ये सब आपके शुगर में आ जाएंगे। दूसरे होते हैं नॉन शुगर।
तो नॉन शुगर जो होंगे वो कैसे होंगे, टेस्टलेस। वाटर में कैसे होंगे, इनसॉल्युबल। जैसे एग्जांपल में जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, गम, जिलेटिन, ये सब जो है आपके नॉन शुगर में आ जाते हैं और ये आपका शुगर में आ जाता है। हालांकि अब देखो नीट में हो सकता है इस पे भी क्वेश्चन बन जाए, ये भी अपने एनसीईआरटी में है, तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है तो आपसे पूछ सकता है जैसे लैक्टोज है ये शुगर है या नॉन शुगर है, ये पूछ सकता है, ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन। या आपका जैसे स्टार्च है तो वो शुगर है या नॉन शुगर है, तो इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना, इस पे लिख देते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अब हर स्लाइड में मिलेगा आपको, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक, इस बेसिस पर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये दो टाइप के होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब नाम से पता चला रिड्यूसिंग शुगर मतलब क्या होगा, जो दूसरे को क्या करे, रिड्यूस कर दे, उसको रिड्यूसिंग शुगर, और जो रिड्यूस नहीं करे उसको क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूस कर दे तो किसको रिड्यूस करे, तो टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सोल्यूशन को अगर कोई कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस कर रहा है, ठीक, तो उसको आप क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। अब एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, देखते हैं कि भाई कितने अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते हैं। ये जो टॉलेंस रिएजेंट है ये किस फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट है? ऑप्शन दे रहा हूं, दो ऑप्शन है, एल्डिहाइड या कीटोन। तो सबके लिए क्वेश्चन है ये, टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग सोल्यूशन, ये अगर कोई कंपाउंड पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, ठीक, तो आप यहां पे कंफर्म क्या कर सकते हैं कि कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा। देखते हैं भाई क्या क्या आंसर आते हैं सबके। N3 अभिषेक एल्डिहाइड लिखते हैं, सोनदीप एल्डिहाइड लिखते हैं, एल्डिहाइड सही आंसर है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ चीजें रिवाइज कर ले फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो कुछ चीजें फटाफट देख लें आप। देखो जो टॉलेंस रिएजेंट है, ठीक है, ये वैसे आपका एल्डिहाइड कीटोन में ये दिया हुआ है, चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन में दिया हुआ है, लेकिन इसको फिर से देख लो आप। टॉलेंस रिएजेंट जो होता है ये आपका होता है अमोनिकल सिल्वर क्लोराइड। तो अमोनिकल सिल्वर क्लोराइड, इसको टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। और अमोनिकल सिल्वर क्लोराइड बेसिकली क्या है, NH4OH प्लस, ठीक है ना, AgNO3 का सोल्यूशन है। ठीक, इन दोनों का को जब मिक्स कर देते हैं तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और कॉम्प्लेक्स यहाँ से बनता है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनता है। sp हाइब्रिडाइजेशन है, लीनियर ज्योमेट्री है, ठीक है ना। और ये वाटर में सॉल्युबल होता है। पहले कुछ बैकग्राउंड समझ लें फिर आगे बढ़े, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाटर में कैसा है, सॉल्युबल है। जो टॉलेंस रिएजेंट होता है ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है, ठीक। अच्छा, जब किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है, आपके पास जैसे कोई एल्डिहाइड है, RC डबल बॉन्ड O H, ठीक है ना, एल्डिहाइड है, और इसकी रिएक्शन अगर टॉलेंस रिएजेंट के साथ होगी, TR लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना, ये कंपाउंड है आपका एक्वा सॉल्यूशन इसका, ठीक है ना। तो ये जो एल्डिहाइड है ये इसको रिड्यूस कर देता है, और यहां से अब इसको रिड्यूस करेगा तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। उल्टा भी बोल सकते थे, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको RC डबल बॉन्ड O माइनस कार्बोक्सिलेट मिल जाता है, ठीक है ना। आपका जो एल्डिहाइड है कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और आपको यहाँ पे सिल्वर मिरर या सिल्वर मिल जाता है। क्या मिल जाता है, सिल्वर। इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जैसे आपने अगर टेस्ट ट्यूब ले लिया है इस तरह से, इसको अगर आप लैब में करेंगे तो यहाँ पे इसमें टॉलेंस रिएजेंट ले लिया, इसमें एल्डिहाइड डाल दिया, तो सिल्वर जो है इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, एक सिल्वर की लेयर बन जाएगी। तो सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको बोलते हैं। ये टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड। कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और जो फेलिंग सोल्यूशन है, हालांकि एक और है बेनेडिक्ट टेस्ट भी है, पर यहाँ पे दो ही मैं ले रहा हूँ, फेलिंग सोल्यूशन। तो फेलिंग सोल्यूशन जो है, ये जो फेलिंग सोल्यूशन होता है, फेलिंग सोल्यूशन, ठीक, ये सोल्यूशन जो है, एक तो फेलिंग सोल्यूशन A, FSA लिख देता हूं, और फेलिंग सोल्यूशन B, दो सोल्यूशन का मिक्सचर होता है, ठीक। फेलिंग सोल्यूशन A जो है ये आपका कुछ और नहीं है, कॉपर सल्फेट है, अल्कलाइन कॉपर सल्फेट, ठीक, लिख देते हैं अल्कलाइन कॉपर सल्फेट। और फेलिंग सोल्यूशन जो B है ये आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसका स्ट्रक्चर यहां बना देते हैं, तो आपके पास C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, यहाँ पे अपने पास CHOH, ठीक है, CHOH, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपके पास O माइनस K प्लस। तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है ना इसको। तो ये आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है, इन दोनों का मिक्सचर होता है।
और इसकी खास बात क्या है कि ये जो फेलिंग सोल्यूशन है ये ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लू, डी ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। वैसे भी आपको पता है कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। इसमें जो है हम लोग थोड़ा सा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट डाल देते हैं, ठीक है, थोड़ा केयरफुली बनाना होता है सोल्यूशन को, और फिर आपका यहाँ डी ब्लू कलर का सोल्यूशन बन जाता है। अब इस सोल्यूशन में एल्डिहाइड को डाल देना है। अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो ऐसे केस में क्या होगा, ठीक है ना, आपका यहाँ पे अगर RC डबल बॉन्ड OH है तो यहाँ पे Cu2 प्लस आयन प्रेजेंट है। भाई सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? Cu2 प्लस आयन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है इस सोल्यूशन से, और अगेन आपको कार्बोक्सिलेट मिलता है, इसका एक्वा सोल्यूशन, और Cu2O का रेड PPT मिल जाता है। तो अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड फेलिंग सोल्यूशन के साथ रेड कलर का प्रेसिपिटेट दे रहा है, ठीक है ना, रेड कलर का सोल्यूशन दे रहा है, तो यहां से कंफर्म क्या हो जाएगा? फंक्शन ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। मतलब ओवरऑल कहानी की समरी ये है कि टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन जो है एल्डिहाइड को कंफर्म करते हैं, ठीक। और अगर कोई कार्बोहाइड्रेट इन दोनों को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है ना, किसको? टॉलेंस रिएजेंट को और फेलिंग सोल्यूशन को, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर, ठीक। और अगर कोई कार्बोहाइड्रेट इन दोनों के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है ना। इसका मतलब कहना क्या चाहते हैं, अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड प्रेजेंट है, एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग शुगर। और एल्डिहाइड प्रेजेंट नहीं है, जैसे कीटोन प्रेजेंट है, अगर जैसे फ्रक्टोज में क्या कीटोन है, तो ऐसे केस में वो क्या हो जाएगा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है ना। डायरेक्ट बोल सकते थे। लास्ट पॉइंट ये है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, नोट लगा के इसलिए इसको बोर्ड में लिखाया, ठीक है ना, कि कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग हेमी एसिटल आर रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें हेमी एसिटल प्रेजेंट हो। हेमी एसिटल किसको बोलते हैं? हेमी एसिटल मतलब कि एक ही कार्बन पे OH हो, बोलते हैं आप हेमी एसिटल, ठीक है ना। और यहां पे अगर H भी लगा है तो होता क्या है कि हेमी एसिटल का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्योंकि यहाँ सब एक्वा सोल्यूशन में चल रहा है, ठीक है ना, तो इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं H+H2O या OH-H2 में आपके जो ये हेमी एसिटल है ये टूट जाता है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, और प्लस ROH, और ये इक्विलिब्रियम में होता है। किस में रहता है? इक्विलिब्रियम में। तो होता क्या है कि अगर आपके पास कोई हेमी एसिटल है, किसी कार्बोहाइड्रेट में क्या प्रेजेंट है? हेमी एसिटल, तो एक्वा सोल्यूशन में जाते ही वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा और आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर एल्डिहाइड मिल गया तो वो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन दोनों को रिड्यूस कर देगा, और वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में मुझे हेमी एसिटल दिख रहा है तो वो शुगर हो जाएगा रिड्यूसिंग शुगर, मतलब वो टॉलेंस टेस्ट भी देगा और फेलिंग सोल्यूशन भी देगा, ठीक है। सिल्वर मिरर टेस्ट भी देगा और फेलिंग सोल्यूशन में भी रेड PPT भी दे देगा। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, जैसे ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना, एक डायग्राम है, तो ये बताओ आप कि ये जो है रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? तो साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर मुझे एल्डिहाइड कीटोन तो दिख ही नहीं रहा है। एल्डिहाइड कीटोन है तो साफ साफ पता चल जाए, अगर एल्डिहाइड है तो रिड्यूसिंग और एल्डिहाइड नहीं है तो नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है ना, वो तो सिंपल सा है। लेकिन यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन है नहीं, यहाँ पर मुझे, लेकिन ये जो कार्बन है इस कार्बन पे OR ग्रुप है और इस कार्बन पे OH ग्रुप भी है, ठीक है ना। तो एक ही कार्बन पे अगर OH है और OR है तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं यहाँ पे हेमी एसिटल लिंकेज है, ठीक है ना, हेमी एसिटल प्रेजेंट है। तो जब ये आप जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये पॉजिटिव टेस्ट दे देगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। इस तरह से बना देते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे OH, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे ये एल्डिहाइड अल्कोहल, एल्डिहाइड और अल्कोहल में क्या होगा? टूट जाएगा ये, ठीक है ना। यहाँ पे हेमी एसिटल है ना, एक ही कार्बन पे OH है, एक ही कार्बन पे OR है, तो जब हाइड्रोलिसिस करेंगे आप तो यहाँ पर ये एल्डिहाइड और अल्कोहल में टूट जाएगा, एल्डिहाइड और अल्कोहल में, ठीक है ना। तो आपको एल्डिहाइड ग्रुप मिल जाएगा, और एल्डिहाइड अगर मिल जाएगा तो ये अगेन कैसा शुगर हो जाएगा? रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। तो यानी कि जो खास बात थी वो ये थी, इस पे भी क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, आपसे पूछते हैं कि ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है ना। तो अगर एल्डिहाइड है तो साफ साफ बोल देंगे, जैसे ग्लूकोज कैसा शुगर होगा? रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन फ्रक्टोज कैसा होगा? नॉन रिड्यूसिंग। अभी नॉन रिड्यूसिंग बोल रहे हैं, ठीक ना, अभी जब आएगा तो आगे बात करेंगे, ठीक। और अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में आपको हेमी एसिटल मिल रहा है तो भी वो कैसा हो जाएगा? रिड्यूसिंग। लेकिन आगे चलेंगे, कई बार देखेंगे कि हेमी एसिटल का एसिटल बन जाएगा तो फिर वो नॉन रिड्यूसिंग में चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है D&L डेजिग्नेशन ऑफ मोनोसेकेराइड। यहाँ पे कुछ नोमेनक्लेचर वाला पार्ट आ जाता है, हालांकि मेरे ख्याल से आइसोमेरिज्म में हुआ होगा। अगर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ D और L चलेगा। तो होता क्या है
जो सबसे सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड है वो है ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक, ग्लिसरैल्डिहाइड में अगर आप देखें यहां पे कितने कार्बन है, एक, इसमें एक CHO एल्डिहाइड लगा हुआ है, एक OH है और एक CH2OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है ना, इसी में कार्बन की संख्या बढ़ाते चले जाएं, 6 कार्बन कर दे तो ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड है, इसका क्या नाम है, ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक, इसमें ये जो कार्बन है आपका ये ऑप्टिकली एक्टिव है ना, कायरल सेंटर है। अब इसमें होता क्या है कि यहां से ये D और L डेजिग्नेशन की शुरुआत हुई है। ठीक, इसमें अगर आप देखें तो ये जो आपका ग्लिसरैल्डिहाइड है ये इसके पहले साइन लगा हुआ है प्लस, प्लस मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है ना, और जो इसका जो मिरर इमेज है, इसका जो मिरर इमेज है यहाँ पे साइन कैसा आ जाएगा, माइनस। थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, यहाँ साइन कैसा आ जाएगा, माइनस, क्योंकि अगर ये डेक्स्ट्रो है तो इसका जो इनांशियोमर है वो क्या होगा, लीवो होगा। ठीक, अब है क्या कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए, क्योंकि डेक्स्ट्रो था तो यहाँ पे कैपिटल D सिंबल इसके लिए दे दिया गया। ठीक है, और ये लीवो था तो इसके लिए कैपिटल क्या सिंबल दे दिया गया, L, तो इसको D ग्लिसरैल्डिहाइड नाम दिया गया और इसको क्या नाम दिया गया, L ग्लिसरैल्डिहाइड। अब याद कैसे रखेंगे इस चीज को, अगर OH ग्रुप, ठीक ना, अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में, ठीक, तो हम L यहां पे प्रीफिक्स लगा देंगे, और राइट साइड में तो क्या प्रीफिक्स लगा देंगे, D। फिर यहां पे क्वेश्चन बनता है, क्या D का फुल फॉर्म डेक्स्ट्रो है, ये जो D है क्या D का फुल फॉर्म डेक्स्ट्रो है क्या, नहीं। डेक्स्ट्रो को आप याद करो स्मॉल d और स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है ना, यहां पर कैपिटल D या फिर क्या है, कैपिटल L। तो डेक्स्ट्रो और लीवो यहां पर हम नहीं बोलते हैं। इसी के रेफरेंस में जो दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अगर यहां पे बहुत सारे ब्रांचिंग कर दी गई है तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो सबसे लास्ट वाला स्टीरोजेनिक सेंटर है या जो पेनल्टीमेट कार्बन है, पेनल्टीमेट कार्बन मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन, ठीक, उसको ग्लिसरैल्डिहाइड से कंपेयर करते हैं। ठीक, और अगर वो इस तरह से दिख रहा है, मतलब OH अगर राइट साइड में है तो यहां पर इसके नाम के पहले D लगा देंगे। ठीक है ना, और OH अगर लेफ्ट साइड में है तो उसके नाम के पहले क्या लगा देंगे, L लगा देंगे। D और L का डेक्स्ट्रो और लीवो से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको ये इसलिए बताया कि जैसे ये डेक्स्ट्रो था, ये लीवो था, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे D नाम रख दिया गया, कैपिटल D, और यहाँ पे क्या नाम रख दिया गया, L, वो इसके लिए था। लेकिन जब इसके डेरिवेटिव आना शुरू हुए तो यहाँ पर अब कुछ नाम तो देना था OH के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो हमने क्या किया कि अगर ये इस तरह से दिख रहा है तो D नाम दे दिया, इस तरह से दिख रहा है तो L नाम दे दिया। अब इसको याद कैसे रखेंगे आप, DL नाम कैसे देंगे, तो आप बिल्कुल आखिरी कार्बन दिखेंगे, सेकेंड लास्ट कार्बन। ठीक, और इसमें अगर OH राइट साइड में है तो D लिख देना है इसके पीछे, और अगर OH जो है वो लेफ्ट साइड में है तो क्या लिख देना है आपको, L लिख देना है। और कोई पूछेगा D मतलब डेक्स्ट्रो या लीवो है क्या, तो नहीं, ये डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, लीवो भी हो सकता है, ये भी डेक्स्ट्रो भी हो सकता है और लीवो भी हो सकता है, लेकिन ये नाम जो है यहां से आया है, इधर से दिया गया है। ठीक, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो। ठीक है ना, प्लस माइनस जो है यहां पर किसी के भी पहले अगर प्लस लिखा है तो प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब कि जब पीपीएल इससे पास किया जाएगा इसके सोल्यूशन से तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक, और माइनस जो है अगर किसी के पीछे माइनस लगा हुआ है तो माइनस ये बताता है कि वो लीवो रोटेटरी है। ठीक है ना, वो जो कंपाउंड है वो कैसा है, वो लीवो रोटेटरी है, मतलब इसके सोल्यूशन से जब हम लोग पीपीएल पास करेंगे तो जो पीपीएल है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। ठीक, डेक्स्ट्रो और लीवो आप किसी कंपाउंड को देख के नहीं बता सकते, डेक्स्ट्रो और लीवो बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल होता है। ठीक है ना, जैसे किसके पहले प्लस होगा या माइनस होगा, ये पूरी तरह से क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। अगर आपको याद है तो बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं बता सकते। लेकिन ये जो डीएल नेमिंग है या जो डीएल डेजिग्नेशन है, ये हम बोल सकते हैं OH राइट साइड में तो D, लेफ्ट साइड में तो L, लेकिन ये डेक्स्ट्रो या लीवो कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, सारा चीज यहाँ लिखा हुआ है, तो जो है जो मैंने बोला है लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कोई डाउट हो तो आप पूछते चलना साथ साथ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, पहले मैं पिछले स्लाइड में जाता हूं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपके पास कोई कार्बोहाइड्रेट है, ठीक, जैसे मान लो ग्लूकोज ही है और D ग्लूकोज है, और आपसे बोला गया कि L ग्लूकोज में उसको कन्वर्ट करो, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, क्या इसको पलट दे तो L ग्लूकोज बन जाएगा, नहीं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो कि अगले स्लाइड में लिखा है कि अगर हमें, ठीक है, लिखा नहीं तो मैं बता देता हूं, अगर हमें किसी भी कार्बोहाइड्रेट को D से L में कन्वर्ट करना है तो कंप्लीट मिरर इमेज आपको बनाना होगा। ठीक है ना, ये नहीं कि जैसे लास्ट वाले कार्बन को चेंज कर दे तो बन गया D से L,
तो ये नहीं करना, ऐसे केस में कोई दूसरा डायस्टीरियोमर बन जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी डी का एल आपको बनाना है तो ऐसे केस में कंप्लीट क्या करना है, मिरर इमेज होना चाहिए। जैसे ये ग्लूकोज है तो पहले तो आप ये बताएं कि ये डी ग्लूकोज है या एल ग्लूकोज है। डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज का मतलब डाबर ग्लूकोज तो नहीं है, डी ग्लूकोज, तो ये आपका जो है ये डी ग्लूकोज कहलाएगा। क्यों? क्योंकि भाई कन्वेंशन इस तरह दिया गया है कि जो लास्ट स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है या जो लास्ट या जो पेनल्टीमेट कार्बन होता है उसमें अगर OH ग्रुप अगर राइट साइड में है तो डी लिखते हैं, ठीक है ना, वो ग्लिसर एल्डिहाइड से डिराइव हुआ है। ठीक, अब इसका मुझे एल बनाना है तो ये गलती जनरली लोग कर देते हैं कि बस इसको रिवर्स कर दिया, ठीक है ना, तो ये नहीं करना है, इसका पूरा मिरर इमेज लिया जाएगा, मतलब इसका जो इनांशियोमर होगा वो एल फॉर्म कहलाएगा। तो यहां पर इसका मिरर इमेज बना देते हैं। तो इसका मिरर इमेज आप बनाएंगे, ठीक है, या आपको कोई बोले एल ग्लूकोज बनाओ तो एल ग्लूकोज आप कैसे बनाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा, वैसे तो ये sp2 कार्बन है, कहीं भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे OH H H OH H OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, HOH, यहाँ OH आएगा ना, OH और यहाँ पे क्या आएगा H, ठीक, तो यहाँ पे OH H और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH और H और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा CH2 और OH, इसको आप क्या बोलेंगे, L ग्लूकोज, ठीक। तो डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सबको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसके बाद आता है मैनोज, ठीक है ना, मैनोज जो है ये ग्लूकोज का ही आइसोमर है, इसी का ही भाई है बोल सकते हैं, ठीक है ना, और इन दोनों में रिलेशन, दोनों डायस्टीरियोमर है। डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज एक दूसरे के डायस्टीरियोमर है या इनांशियोमर है, इनांशियोमर है, ठीक ना, मिरर इमेज है। आर एस, यहाँ आर होगा तो यहाँ एस हो जाएगा, यहाँ एस है तो यहाँ आर हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन जो मैनोज है और जो ग्लूकोज है, इन दोनों का अगर मैं पूछूं आपसे तो ये इनांशियोमर होंगे क्या, नहीं, इनमें रिलेशन क्या होगा, डायस्टीरियोमर। और डायस्टीरियोमर्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अलग होती है, ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होती है, लेकिन इनांशियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका ये आपको डी मैनोज दिया हुआ है, ये सब अब देखो आपको याद रखना होगा, थोड़ा अब याद रखने वाला पोर्शन ये है कि आपको इनका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ग्लूकोज का, मैनोज का। तो डी मैनोज का स्ट्रक्चर हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि यहाँ 2 OH एक साइड है, 2 OH एक साइड है, तो याद तो करना पड़ेगा। अब डी मैनोज से आपसे कोई बोलता है एल मैनोज बनाओ, ठीक है ना, डी फॉर्म तो सबका याद होना ही चाहिए। एल कोई बोलता है तो इसका मिरर इमेज बना देंगे, तो इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो यहाँ पे आपके पास इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, H H OH OH, मैनोज में OH एक साइड में रहता है, तो यहाँ पे OH और यहाँ पे H और यहाँ पे क्या आ जाएगा H CH2 OH और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये आपका हो गया डी मैनोज और एल मैनोज, दोनों एक दूसरे के इनांशियोमर या मिरर इमेज हो जाएंगे। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो वो लीवो हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन आती है एपीमर की, ठीक ना। एपीमर किसको बोलते हैं, एपीमर ऐसे डायस्टीरियोमर होते हैं, ठीक ना, दो डायस्टीरियोमर्स जिसमें एक कायरल सेंटर पे ही डिफरेंस हो, बाकी सारे कायरल सेंटर सेम हो, तो ऐसे डायस्टीरियोमर को क्या बोलते हैं, एपीमर। जैसे यहाँ डेफिनेशन लिखा है, डेफिनेशन पढ़ के आप समझ जाएंगे, दोस डायस्टीरियोमर्स विच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन ओनली एट सिंगल कार्बन, ठीक, एक कार्बन पे ही कॉन्फ़िगरेशन अलग होना चाहिए, बाकी सब पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे आपसे मैं पूछता हूं, उसको अभी मत देखना, ठीक ना, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ग्लूकोज, डी ग्लूकोज और डी मैनोज ये कौन से एपीमर होंगे, या यहाँ पे किस कार्बन पे डिफरेंस है, तो अगर आप यहाँ पे देखें ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ठीक ना, आईयूपीएसी नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर आप सेकंड कार्बन पे देखें तो यहाँ पे OH राइट साइड में है और यहाँ पे जो OH है वो कहाँ पे, लेफ्ट साइड में है, ठीक है ना। बाकी 3 4 5 और यहाँ 3 4 5 बिल्कुल कैसा है, सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है दोनों डायस्टीरियोमर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, दोनों क्या है, डायस्टीरियोमर है, ठीक। सिर्फ एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस है, बाकी सब पे सेम है, तो ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे आइसोमर को क्या बोलते हैं, एपीमर बोलते हैं। और डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज आर C2 एपीमर। C2 एपीमर मतलब कि सेकंड कार्बन पे ही जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उल्टा है, बाकी सब पे क्या है, सेम है, समझ में आया ना। तो ये पॉइंट आपको याद भी रखना है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक। तो आपसे कोई पूछ ले डी ग्लूकोज और डी मैनोज में क्या रिलेशन है, डायस्टीरियोमर है तो ठीक ही है, एपीमर है तो हाँ एपीमर है, कौन से एपीमर है, C2 एपीमर, ठीक। अब कुछ एक आध और देखते हैं, गैलेक्टोज, इसका स्ट्रक्चर भी याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये भी अपना एक
ग्लूकोज का ही भाई बोल सकते हैं, उसी का स्टीरियो आइसोमर है, ठीक। और इसमें 2 OH सेम साइड पे होते हैं, ये सब स्लाइड आपको मिल जाएगी। तो ये जो गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, कुछ मैं इंपॉर्टेंट जो कार्बोहाइड्रेट दिखा रहा हूं यहाँ पे, तो उनको आपको याद रखना है स्ट्रक्चर। अब ये आपका जो है डी गैलेक्टोज होगा या एल, OH जो है राइट साइड में है, तो ये आपका हो जाएगा डी गैलेक्टोज। और यहाँ पर इसका जब अगर आपको एल बनाना है तो एल कैसे बनाएंगे आप, इसका मिरर इमेज ले लेंगे। तो इसको छोड़ दूं या कर लेंगे आप, ठीक है भाई। OH यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा H, तो यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे आपके पास HOH, यहाँ पे क्या आएगा HOH, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास OH और H, और यहाँ पे CH2 और OH। तो इसको आप बोलेंगे एल गैलेक्टोज, ये एल गैलेक्टोज हो गया, ठीक है। और इसी तरह से एल फ्रक्टोज भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका डी फ्रक्टोज है, तो ये आपका डी फ्रक्टोज हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका जब आप मिरर इमेज लेंगे, तो यहाँ पे जब आप इसका मिरर इमेज लेंगे, यहाँ पे OH, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास HOH, और यहाँ पे अपने पास क्या आएगा OH और H, और यहाँ पे भी क्या आएगा आपके पास OH और H, यहाँ पे CH2OH, इसको हम बोलेंगे एल फ्रक्टोज। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज आर C4 एपिमर्स, ट्रू और फॉल्स। तो अगर आप देखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। तो जो ग्लूकोज है आपका ये CHO, HOH, OHH, HOH, HOH, और ये आपका CH2OH, ये है डी ग्लूकोज, ठीक है ना। इसको डबल ग्लूकोज नहीं बोलना है। तो ये आपका हो गया डी ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज जो है, इसमें ये कौन से एपिमर है, तो अगर आप देखें यहाँ पे बाकी सब सेम है इन दोनों में। यहाँ पर ये 1, 2, 3 और 4, और यहाँ भी 1, 2, 3 और 4, फोर्थ कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। बाकी सारे पे जैसे यहाँ HOH, यहाँ भी HOH, OHH, यहाँ भी OHH, ठीक है ना। और जो आपका फिफ्थ कार्बन है HOH, यहाँ भी HOH, बाकी सब सेम है। सिर्फ और सिर्फ फोर्थ कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उल्टा है। तो इसीलिए डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज जो है ये कैसे कौन से एपिमर है, C4 एपिमर है, ठीक है। तो इसका भी जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये फैक्ट भी आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज आर फंक्शनल आइसोमर्स, ट्रू और फॉल्स। तो डी ग्लूकोज, ये आपका डी ग्लूकोज हो गया, और ये आपका हो गया डी फ्रक्टोज। तो ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हैं, स्टीरियो आइसोमर्स नहीं है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। अरे भाई यहाँ एल्डिहाइड है और यहाँ क्या है, कीटोन है। तो ये दोनों जो है कौन से आइसोमर हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स। दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है भाई। एक में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और एक में कीटोन है, तो ये तो आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गए, स्टीरियो तो है ही नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिकली डी और एल फॉर्म समझा है, ठीक है। डी अगर OH जो पेनल्टीमेट कार्बन पे OH है, अगर राइट साइड में तो D, लेफ्ट साइड में तो L। अगर D से L में कन्वर्ट करना है तो कंप्लीट मिरर इमेज हमें बनाना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने एपिमर भी देखा, ठीक है। एपिमर किसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। राइबोज, एक और बच गया राइबोज, इसका भी स्ट्रक्चर हमें याद रखना है। राइबोज में 5 कार्बन होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास डी राइबोज दिया हुआ है और डी राइबोज का एल फॉर्म हमें बनाना है। तो एल फॉर्म कैसे बनाएंगे आप, तो यहाँ पे ये तीनों OH जो है ये एक साइड आ जाएंगे, HHH, यहाँ पे अपने पास डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो ये आपका एल राइबोज हो जाएगा, एल राइबोज, ठीक है ना। अच्छा, ग्लूकोज और राइबोज आइसोमर्स हैं क्या, छोटा मोटा क्वेश्चन है। ग्लूकोज और राइबोज तो आइसोमर ही नहीं है, कोई कार्बन का ही डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूरी एक फैमिली आपको दे रखी है, डी फैमिली, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डी फैमिली है, अब देखो मैं एक बार समझा देता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ इसमें याद क्या रखना है, ठीक ना। पूरा तो याद रख नहीं सकते, पूरा याद रखना भी नहीं है, जो याद रखना बता देता हूँ। ये आपका डी ग्लिसरल्डिहाइड है, सबसे सिंपलेस्ट है, ठीक है ना। तो डी का अगर आप देखें तो हम एक एक कार्बन बढ़ाते जाएंगे। तो पहले एक कार्बन था बीच में, एक ही स्टीरियोजेनिक कार्बन था, अब यहाँ पे 2 कार्बन हमने कर दिए, ठीक है ना, 2 कार्बन कर दिए। तो जब दूसरा कार्बन किया तो उसमें एक बार HOH इस तरह से रखेंगे, और एक बार यहाँ पर ये सेम रखा आपने HOH जो यहाँ पे चल रहा है, ऊपर में हमने ऐड किया है, और यहाँ पे एक बार OH राइट साइड में होगा और एक बार OH लेफ्ट साइड में होगा। इसका नाम है एरिथ्रियोज और इसका नाम क्या है, थ्रियोज। यहीं से थ्रियो और एरिथ्रियो का कॉन्सेप्ट भी आया है, ठीक है ना। आप पढ़ते ना ऑर्गेनिक में, थ्रियो और एरिथ्रो। तो अगर दोनों सेम ग्रुप OH अगर सेम साइड पे है तो एरिथ्रो आ गया, और अगर अपोजिट साइड में तो क्या आ गया, थ्रियो आ गया। तो यहाँ तो 2 कार्बन थे, अब एक और कार्बन बढ़ा देते हैं।
तो एक और कार्बन जब आप बढ़ा देंगे तो यहाँ पर देखो इससे 2 डिराइव हो जाएंगे, एक बार यहाँ पे HOH और एक बार यहाँ पे क्या आएगा OHH, और इसी तरह से यहाँ भी जब एक कार्बन बढ़ाएंगे तो यहाँ पे HOH और यहाँ पे क्या आएगा OH और H। तो इससे जो है 1 2 3 और 4 ये पूरी डी फैमिली चल रही है, ठीक है ना, क्योंकि जो लास्ट कार्बन है उसको तो सिर्फ फिक्स रखा ना हमने HOH, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास ये बन जाएगा, ये आपका डी राइबोज है, एरिबिनोज है, जाइलोज है, लाइक्सोज है, ठीक। इसमें सारा नहीं याद रखना है, इसमें सिर्फ राइबोज का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 5 कार्बन में, तो इसको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लास्ट क्या करें, अब यहाँ 5 कार्बन है, अब 6 कार्बन करेंगे, तो यहाँ पर एक कार्बन और बढ़ाने वाले हैं, तो एक कार्बन और बढ़ाएंगे तो फिर 2 और बन जाएंगे इसके, तो यहाँ पे एक बार HOH और एक बार यहाँ पे क्या आएगा OHH। इसी तरह से यहाँ भी आप बढ़ाएंगे तो HOH OHH, इसी तरह से इसके भी 2 बनेंगे और इसके भी 2 बनेंगे। तो टोटल यहाँ पे आप देखें ग्लूकोज के 8 आइसोमर या 8 भाई मुझे दिख रहे हैं, ठीक है ना। इसमें से ये रहा आपका ग्लूकोज, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है आपका ग्लूकोज। तो इसके जो दूसरे आइसोमर्स हैं इनका नाम है एलोस, एल्ट्रोस, टाटा एल्ट्रोस नहीं, ठीक है ना, एल्ट्रोस। इसके बाद फिर कौन सा आपका ग्लूकोज, मैनोस, गुलोस, आइडोस, गैलेक्टोस और टैलोस। तो ये इसके आइसोमर्स हैं, ये सारे ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है ना, सारे क्या है आपके ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ पे ये सब डी चल रहा है, इनका एल भी बनेगा, ठीक है ना, इन सब का मिरर इमेज बनेगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन कि ग्लूकोज के टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है, पॉसिबल है। आपसे भी पूछ ले ग्लूकोज के कितने टोटल स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, तो भाई ये 8 तो डाई स्टीरियोमर दिख ही रहे हैं, ठीक है ना, पर इन सब का मिरर इमेज बनेगा। भाई ये तो सिर्फ डी वाले है ना, एल वाले भी 8 बनेंगे, ठीक है। तो 8 और 8 कितने हो गए 16। वैसे भी आपको पता है जो ग्लूकोज इसमें 4 कैरियल सेंटर है ना, ये ग्लूकोज है 1 2 3 और 4, तो 2 की पावर 4 यानी कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना। यहाँ पे 2 RS 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 RS, तो यहाँ पे 16 इसके आइसोमर पॉसिबल है, जिसमें से 8 डी होंगे और 8 क्या होंगे एल होंगे। अब आपको याद क्या रखना है, याद रखना है आपको एक तो एक ग्लिसरॉल्डिहाइड ये याद रखना है इसका फॉर्मूला, ठीक है, एक तो आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड याद होना चाहिए, इसके बाद एरिथ्रोज और थ्रियोज आपको याद होना चाहिए, इसके बाद आपको एक याद होना चाहिए राइबोस, राइबोस के बाद ग्लूकोज के जो आइसोमर्स हैं उसमें एक आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एलोस, एल्ट्रोस, मैनोस, मैनोस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इसके बाद गैलेक्टोस, गैलेक्टोस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 2 3 4 5 इसमें से आपका 5 कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर हमें याद होने ही चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज पे फोकस करेंगे, ठीक है ना, ग्लूकोज पे फोकस करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में इसी पे सबसे ज्यादा रिएक्शंस वगैरह दिए हुए हैं, ठीक। तो ग्लूकोज में इसको प्रिपेयर करते हैं 2 तरीके से। सबसे पहला है सुक्रोज, केन शुगर, ठीक है ना, शुगर फैक्ट्री देखा होगा आपने, शुगर फैक्ट्री जो है उसमें जो केन शुगर होता है तो सुक्रोज उससे हमें मिलता है, और सुक्रोज को बॉयल करते हैं, इसका एक लाइन बोले हाइड्रोलिसिस करते हैं H+H2O, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। और अभी थोड़े समय में हम लोग मे बी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सुक्रोज अलग से देखने वाले हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है सुक्रोज का और कैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है ये भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। और इसमें भी
नहीं तो अभी कुछ पढ़ा नहीं हुआ ना बच्चा लोग कि पढ़ लिया सब स्टार्टिंग से। हाँ डिस्कार्ड कर देते हैं इसको। चलो भाई अब सबका रिवीजन होगा फिर से। अच्छा कहाँ से बंद हुआ सर ये? 5:33 से बंद हुआ है सर। हाँ क्योंकि गुड इवनिंग तो सब किए थे, सही है, इसमें सब लोग थे अभी, तो 5:33 तो हाँ जो रिफ्रेश किया है ना खत्म हो गया, जो नहीं किया उसको चल रहा है। हाँ हाँ तो कहाँ तक पढ़ा दिया होगा ये? चलिए काम करते, पूछ ही लेते हैं सबसे। तो डी एंड एल से शुरू करते हैं, थोड़ा क्विक जल्दी इसको रिवाइज करवाते हैं। तो डी और एल में हमने ये देखा कि जो सबसे सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड है, द सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड इज ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक, सबसे सिंपलेस्ट जो आपका मोनोसेकेराइड है ये कौन सा है? ग्लिसरल्डिहाइड। इसमें एक ही कार्बन प्रेजेंट है और ये इसमें देखा गया इस कार्बोहाइड्रेट में कि ये जो ग्लिसरल्डिहाइड है जिसमें OH आपका राइट साइड में है वो प्लस होता है, प्लस मतलब कि डेक्स्ट्रो होता है, इसलिए यहाँ पे एक सिंबल यूज किया गया D। ठीक, और जिसमें ये लेफ्ट साइड में होता है OH, जिस ग्लिसरल्डिहाइड में, वहां पर साइन का यूज किया गया माइनस, मतलब कि ये लिबोरेटरी है तो यहाँ पर L सिंबल यूज किया गया। अब इसके जो डेरिवेटिव्स है, क्योंकि इसमें जैसे आप कार्बन ऐड करते जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स मिलते चले जाएंगे, तो इसी के रेस्पेक्ट में D और L हमने यहाँ पर यूज करना शुरू किया। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें पेनल्टीमेट कार्बन में OH राइट साइड में हो वहाँ पे D यूज करते हैं, और जहाँ पर OH आपका लेफ्ट साइड में हो वहाँ पर क्या यूज करते हैं? L। D मतलब डेक्स्ट्रो बिल्कुल भी नहीं है और L मतलब लीवो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, D और L यहाँ से लिए गए हैं। ठीक है ना, ग्लिसरल्डिहाइड के रेफरेंस में D और L टर्म यूज किया गया है। D का मतलब डेक्स्ट्रो या L का मतलब लीवो नहीं होता है। ठीक है ना, और ये आपका प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, मतलब डेक्स्ट्रो लीवो कुछ भी हो सकता है, ये भी डेक्स्ट्रो लीवो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। जैसे ग्लूकोज, इस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं यहाँ जो H और OH है, जो पेनल्टीमेट कार्बन, बाकी सबको नहीं देखना है, सिर्फ लास्ट वाले को देखना है। यहाँ पे OH क्योंकि राइट साइड में है तो इसका नाम हो जाएगा डी ग्लूकोज। अगर इसका मुझे L फॉर्म बनाना है तो L फॉर्म बनाने के लिए इसका कंप्लीट मिरर इमेज हमें लेना होगा। तो इसका आप कंप्लीट मिरर इमेज अगर लेते हैं इस तरह से, तो एक का कर देते हैं, बाकी सब आप कर लेंगे। तो यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या आएगा? अच्छा यहाँ H आएगा ना, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या आएगा? OH। गड़बड़ कर दी। यहाँ पे अपने पास इसका जब आप मिरर इमेज लेंगे, L फॉर्म जब आप बनाएंगे तो यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे H और यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे H और यहाँ पे OH और यहाँ पे H और यहाँ पे CH2OH। तो ये आपका L फॉर्म बन जाएगा। ठीक,
इसी तरह से आपका ये जो है डी मैनोज है, डी मैनोज कैसे बोल रहे हैं, ठीक है ना, डी मैनोज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो पेनल्टीमेट कार्बन है इसमें OH राइट साइड पे है। अगर इसका एल फॉर्म बनाना है तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। इसमें आप क्या करेंगे, इसका कंप्लीट मिरर इमेज लेंगे और कंप्लीट मिरर इमेज लेंगे तो यहाँ से एल मैनोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक डेफिनेशन आती है एपीमर की। एपीमर किसको बोलते हैं, ऐसे डाइस्टीरियोमर जिसमें सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन पे डिफरेंस हो, बाकी सब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, सेम हो, उसको एपीमर बोलते हैं। जैसे कि आप बात करें अगर ग्लूकोज और मैनोज की, तो ग्लूकोज और मैनोज जो है ये C2 एपीमर